आप देख रहे हैं आवाज समाचार और अहमदाबाद विमान हादसे की जांच की प्रक्रिया तेज हो गई है। ब्लैक बॉक्स के अलावा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गया है। वहीं अहमदाबाद में शवों के डीएनए मैच कराए जा रहे हैं। इस सभी अपडेट्स के साथ हमारे साथ मौजूद है संवाददाता केतन जोशी। केतन, बताइए क्या है ताजा अपडेट, क्या हो रहा है फिलहाल एक्शन अहमदाबाद में? देखिए, इस वक्त मैं अहमदाबाद सिविल अस्पताल में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जहां से डीएनए सैंपल मैच करने के बाद शव को उनके परिवारजनों को सौंपा जा रहा है। अभी कुछ सेकंड पहले एक एम्बुलेंस को यहां से रवाना किया गया। अभी के आंकड़ों की बात करें तो कुल 99 सैंपल है वो मैच हो चुके हैं और उनमें से 67 परिवारजनों को शव को सौंपा गया है। और सरकार ने खास ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की है कि हर एक एम्बुलेंस के अंदर एक लाइजनिंग ऑफिसर रहेगा, जो चाहे वो गुजरात में हो या गुजरात के बाहर भारत में कहीं पर भी डेड बॉडी पहुंचानी हो तो वो एम्बुलेंस में वो उनके साथ रहेगा। यहीं पर ही उनको डेथ सर्टिफिकेट भी इश्यू कर दिया गया है और ये प्रक्रिया है आज शाम तक ट्रिपल डिजिट में आ सकते हैं, यानी कि सैंपल मैचिंग भी बढ़ सकता है और साथ ही साथ परिवारजनों को जो पार्थिव देह है वो देने का भी काम है वो तेजी से चल रहा है। आज 12 बजे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी का भी पार्थिव शरीर है वो सौंपा गया, जो कि अभी राजकोट पहुंच गया है और वहां पर अंतिम दर्शन के लिए उनको रखा गया है। हम आपको बता दें कि कुल देश और विदेश की मिलाकर 13 एजेंसी है वो एयर इंडिया का जो ये दुर्घटना हुआ, जो प्लेन क्रैश हो गया, उसकी तफ्तीश में लगी हुई है, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन की एजेंसी भी शामिल है। लेकिन पूरा का पूरा जो इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन है उसको लीड करेगी भारत की एजेंसियां। तो हर तरफ से यहाँ पर 2 पार्ट में काम को बांट दिया गया है। एक तो जितने भी एविडेंस है उनको कलेक्ट करके एयरपोर्ट के हैंगर में ले जाया जा रहा है ताकि कोई भी छोटे से छोटा एविडेंस छूट न पाए, और दूसरी ओर जो 241 यात्री इसमें दुर्घटना में जिनकी मौत हो गई है उनके शव का डीएनए की प्रक्रिया जारी है। और 38 और लोग जहां पर ये रेसिडेंट्स अतुल्य हॉस्टल के ऊपर जाकर ये टकराया एयरक्राफ्ट, तो वहां रेसिडेंट्स डॉक्टर और अन्य लोगों की भी जान गई है, तो उनका डीएनए मैच की प्रक्रिया भी पैरेलल चल रही है। तो आज शाम तक कम से कम शव सौंपने की जो प्रक्रिया है उसमें काफी तेजी आ सकती है। जी, शुक्रिया आपका केतन, ये फिलहाल अपडेट बताने के लिए। और अहमदाबाद विमान हादसे में अपनी जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार आज शाम को राजकोट में किया जाएगा। विजय रूपाणी के डीएनए का मिलान आज सुबह हो गया था और उनके पार्थिव शरीर को परिवार को सौंप दिया गया। फिलहाल विजय रूपाणी के पार्थिव शरीर को राजकोट ले जाया जा रहा है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी का पार्थिव शरीर है वो अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल से ले जाया जा रहा है। आप देखिए कि गुजरात के मुख्यमंत्री गृह मंत्री हर्ष संघवी और उनका बेटा ऋषभ, पत्नी अंजलिबेन यहाँ पर आप मौजूद है। यहाँ से सीधे उसको राजकोट ले जाया जाएगा और राजकोट से उनका पार्थिव शरीर आज दर्शन के लिए रखा जाएगा और देर रात आज उनकी अंत्येष्टि कर दी जाएगी। तो पूरा गमगीन माहौल है। आज गुजरात में राजकीय शोक भी रखा गया है और इतने बड़े जो लीडर है उनकी विदाई है वो गुजरात कभी नहीं भूल पाएगा। आप देखिए कि पत्नी और पुत्र विजयभाई के पार्थिव शरीर के साथ बैठे हुए हैं और यहाँ से सीधा उनके पार्थिव शरीर को एयरपोर्ट और वहां से राजकोट, और राजकोट में आज लाखों की तादाद में उनकी अंत्येष्टि में लोग जुड़ने वाले हैं। और गुजरात सरकार ने एक विशेष इंतजाम भी इस तरह से किया है कि आज हर एक मृतक है उनके साथ एक एस्कॉर्ट टीम रहेगी। जितने भी हतभागी इस विमान दुर्घटना में अपनी जान गंवा चुके हैं उनके साथ, उनकी पार्थिव शरीर के साथ एक एस्कॉर्ट ऑफिसर, डेथ सर्टिफिकेट दिया जाएगा ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इतिहास में कभी न भुलाने वाला ये मंजर सबको भुला कर गया। और एयर इंडिया विमान हादसे में यात्रियों समेत जिन लोगों की भी मौत हुई है उनका बीमा क्लेम तुरंत मिले, इसके लिए अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में बीमा कंपनी का राउंड द क्लॉक कैंप चल रहा है। पूरी जानकारी दे रहे हैं केतन जोशी। प्लेन क्रैश में जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनका क्लेम सेटल करने के लिए LIC यहाँ राउंड द क्लॉक सेवा दे रही है।
साथ ही साथ दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के जो स्टाफ है वो भी यहाँ पर तैनात है। आइए हम इनसे जानते हैं कि अब तक कितने क्लेम है उसको सेटल कर दिया गया है। अच्छा बताइए सर, अभी तक कितने लोगों को आपने क्लेम सेटल करवा दिया और क्या प्रोसेस है? क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस तो हमने हाथ पर ले ली है, क्योंकि हम अभी तक हमको 3 व्यक्तियों के आइडेंटिफिकेशन हुए हैं कि जिसके पॉलिसीज थी और इस विमान दुर्घटना में जिनकी डेथ हुई है उनसे हम अभी कांटेक्ट कर चुके हैं और उनके जो क्लेमेंट है उनको हम बहुत जल्द से जल्द डिसबर्स कर देंगे। मैं आइए हम न्यू इंडिया इंश्योरेंस के जो अधिकारी है उनसे भी बात करते हैं। अच्छा बताइए, अब तक कितने लोगों का कांटेक्ट आप कर पाए और क्या प्रोसीजर है और कब तक उनको पैसे मिल जाएंगे? हमने अभी तक 5 टोटल जो विक्टिम्स हैं उनको हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है थ्रू हमारी एक पॉलिसी थी ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट की, जिसके अंदर कड़वा पाटीदार समाज के जितने भी मेंबर्स हैं उसमें से 5 विक्टिम्स को हमने अभी तक आइडेंटिफाई किया है और उनके फैमिलीज को भी हम लोग ने रीच करके सारे भी डॉक्यूमेंट्स हमने कलेक्ट कर लिए हैं और वो क्लेम सारे सिर्फ नॉमिनी के लिए पेंडिंग है। हमारे पास जैसे ही नॉमिनी रिसीव हो जाएगा हम विद इन मिनट्स हम लोग वो क्लेम सेटल कर देंगे। बिल्कुल, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी विक्टिम है या तो उनके परिजन है वो यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल के कैंपस में आकर पूरी की पूरी डिटेल दे सकते हैं ताकि उनकी जो रकम है वो उनके परिवारजन को मिल पाए। केतन जोशी, अहमदाबाद। और अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे के बाद सरकार ने पूरी एविएशन सेफ्टी सिस्टम की समीक्षा करने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक नए नेशनल एविएशन सेफ्टी प्लान पर काम शुरू हो गया है। इसमें एयरपोर्ट डिजाइन से लेकर एसओपी तक हर पहलू की दोबारा जांच की जाएगी। और डिटेल्स लेते हैं रोहन सिंह से। रोहन, बताइए एविएशन सेफ्टी को लेकर क्या अहम कदम उठाए जा रहे हैं? जी, अहमदाबाद विमान दुर्घटना मामले से बड़ा सबक लेते हुए अब सरकार एक नेशनल एविएशन सेफ्टी प्लान बनाने जा रही है जो पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होगा। हम आपको बता दें कि अभी 2022 में एक पॉलिसी बनी थी जो अभी इम्प्लीमेंटेड है और सरकार नई पॉलिसी बना रही थी, लेकिन अब जो सूत्र हमें बता रहे हैं इस पॉलिसी को रिप्लेस करेगी एक बिल्कुल नई पॉलिसी जिसमें इस विमान दुर्घटना के जो सबक हैं उसको शामिल किया जाएगा। साथ ही जो लक्ष्य रखा जाएगा अगले 5 साल के लिए 0 एक्सीडेंट का लक्ष्य रखा जाएगा और आमूल चूल परिवर्तन होगा पूरे एविएशन सिस्टम में, चाहे वो एयरपोर्ट का डिज़ाइन हो या फिर जो विमान है उनकी सेफ्टी से जुड़ी चीज़ें हों, एंट्री एग्जिट जैसी चीज़ें हों या फिर जो रेगुलेटर है उनमें मैन पावर हो, इन सब पे ध्यान दिया जाएगा। और एआई भी जो अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही है उससे रिकमेंडेशंस लिए जाएंगे। जो हाई लेवल पैनल बनाया गया है होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, उससे रिकमेंडेशन लिए जाएंगे और अगले 5 साल के लिए काफ़ी मजबूत पॉलिसी बनाई जाएगी और ये सुपरसीड करेगी बाकी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उसको। और इसमें एविएशन से जुड़ी छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा ताकि अगले 5 साल में कोई हवाई दुर्घटना ना हो सके। शुक्रिया आपका रोहन, ये डिटेल्स बताने के लिए। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और इस पूरे ही मुद्दे से जुड़ी जो डेवलपमेंट्स होंगे आगे भी आपके सामने लेकर आएंगे। ईरान और इजराइल के बीच जंग भयानक होती जा रही है। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने फिर एक बार इजराइल पर 100 से ज़्यादा मिसाइलें दागी। ईरान ने इजराइल के हाइफा और तेल अवीव में कोहराम मचाया। तेल अवीव में दूर तक तबाही का मंजर नजर आया। ईरान ने हाइफा पावर प्लांट को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। वहीं इजराइल ने भी ईरान पर एक बार फिर से करारा पलटवार किया। और डिटेल्स मिल रही हैं कि इजराइल ने ईरान के खुफिया प्रमुख को मार दिया है। इजराइल के हमले में अब तक 200 से ज़्यादा ईरानी मारे गए हैं। और इजराइल ईरान युद्ध के बीच कई तरह के दावे और प्रतिदावे किए जा रहे हैं। अमेरिका ने दावा किया है कि इजराइल ईरान के राष्ट्रपति खामनेई को मारने की साजिश कर रहा था और अमेरिका ने उसे रोक दिया। वहीं इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को मारने की साजिश रच रहा था। वहीं कुछ दावे ऐसे भी किए जा रहे हैं कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम का इस्तेमाल महायुद्ध में कर सकता है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेताया है कि अगर उसने अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या किसी अमेरिकी प्रतिष्ठान पर हमला किया तो ईरान को अमेरिका ऐसी सजा देगा जिसकी कल्पना भी वो नहीं कर सकता। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि वो दोनों देशों के बीच डील कराने की कोशिश कर रहे हैं। Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal, and we'll see what happens. But sometimes they have to fight it out. But we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. और इजराइल ईरान जंग के बीच अब आपको पलायन की ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें दहशत साफ नजर आ रही है। तेहरान की सड़कों पर गाड़ियों का सैलाब उमड़ आया है। महफूज ठिकानों की तलाश में लोग लगातार शहर छोड़ रहे हैं और इस वजह से शहर से निकलने वाली हर सड़क का लगभग यही हाल है।
और आवाज अड्डा में आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। इजराइल ईरान युद्ध पर चर्चा कर रहे हैं। इजराइल वर्सेस ईरान चौतरफा कोहराम। जरूर जुड़िए शाम 5:57 पर। और कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार का जोर सुपर हाई रहा। सेंसेक्स निफ्टी लगातार अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 678 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी में 228 अंकों की तेजी रही। मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी रौनक रही। डिटेल्स देते हैं कंचन नौटियाल से। कंचन, शुरुआत तो कमजोर हुई थी लेकिन उसके बाद एक अच्छी रिकवरी के साथ मार्केट क्लोज हुए। क्या रहे आज का की एक्शन? तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन बाजार की बात करी जाए तो शानदार मूव्स आज हमें देखने को मिले हैं। आईटी पैक में अच्छा खासा जोश बना हुआ था जिसके चलते बाजार को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला है। निफ्टी की बात करी जाए, सेंसेक्स की बात करी जाए, मेटल स्टॉक्स में, रियलिटी स्टॉक्स में हर जगह जो एक्शन है वो भरपूर आज देखने को मिला है। स्टॉक स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। देखिए, एचडीएफसी लाइफ में करीबन 3% का अपसाइड देखने को मिला है। बीएल भी अच्छे खासे मूव के साथ बंद हुआ है। वहीं एसबीआई लाइफ की बात करी जाए तो करीबन 2.5% का इजाफा यहां है और अल्ट्राटेक सीमेंट भी करीब 2.5% की बढ़त के साथ आज बंद हुआ है। आइए बात करते हैं कि लूजिंग स्ट्रीक में किसका नाम शुमार है। टाटा मोटर्स की बात करी जाए तो देखिए यहाँ पे जो मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री आई है उसके चलते करीब 4% का डाउनसाइड देखने को मिला है। डॉक्टर रेड्डी में करीबन 1% की गिरावट, अडानी पोर्ट्स 0.5% और सन फार्मास्यूटिकल जो कि खबरों के दम में भी आज बना हुआ था, इसमें एक्शन था, तो यहाँ पे करीबन 0.15% की कमजोरी देखने को मिली है। बात करते हैं कि मिड कैप का एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का रहा है। आईजीएल यहाँ पे ब्रोकरेज रिपोर्ट काफी ज्यादा बुलिश है, जिसके बाद यहाँ पे करीबन 6.5% की तेजी देखने को मिली है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज के टेक्निकल मूव्स काफी शानदार बने हैं, जिसके बाद 6% का इजाफा यहाँ पे है। पीआई इंडस्ट्री, मॉर्गन स्टैनली की यहाँ पे बुलिश रिपोर्ट थी, जिसके बाद करीबन 5% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली है। और केपीआईटी टेक की बात करी जाए तो करीबन 4% का इजाफा यहाँ पे भी देखने को मिला है। इनफैक्ट सारे ही रियलिटी पैक में आज अच्छा खासा मोमेंटम था। अब बात करते हैं गिरने वाले शेयर्स की। एमआरपीएल यहाँ पे करीब 2% की कमजोरी का सत्र देखा गया है। पेज इंडस्ट्री में करीबन 1.5%, मजगांव की बात करी जाए तो 1% का डाउनसाइड यहाँ पे देखने को मिला है और एमआरएफ में भी करीब हमें 1% की कमजोरी देखने को मिली है। लेकिन ओवरऑल अगर बाजार की तरफ नजर डाली जाए तो बाजार ने एक अच्छा खासा सस्टेन मोमेंटम बाजार में बनाया है, बिकॉज काफी सारी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, डोमेस्टिक क्यूज काफी सारे जो हमें न्यूट्रल साइड में, उसके बावजूद जो आज इंडियन मार्केट है काफी ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं। और इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने बासमती चावल और चाय के एक्सपोर्टर्स को मुश्किल में डाल दिया है। भारत हर साल बड़े पैमाने पर ईरान को बासमती चावल एक्सपोर्ट करता है। ऐसे में एक्सपोर्ट रुक सकता है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए असीम मनचंदा के पास चलते हैं। असीम, बताइए, इजराइल और ईरान के बीच चल रही इस टेंशन से चावल और चाय के एक्सपोर्ट्स पर किस तरीके का असर देखने को मिल सकता है? देखिए, ईरान और इजराइल के बीच में पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर से कॉन्फ्लिक्ट लगातार जारी है और इस कॉन्फ्लिक्ट का असर भारत के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के ऊपर पड़ सकता है। भारत सबसे ज्यादा ईरान के अंदर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करता है। इस एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के अंदर सबसे पहले बासमती चावल आता है, उसके बाद सोया मील आता है और उसके बाद चाय का एक्सपोर्ट होता है। अगर मैं सबसे पहले बासमती चावल की बात करूं तो बासमती करीबन भारत जितना भी बासमती का एक्सपोर्ट करता है उसमें से 25% ईरान को करता है। और अगर पिछले साल की बात करूं तो ये एक्सपोर्ट करीबन 6500 करोड़ रुपए के आसपास का था। तो अब जैसे ही ये या ये कॉन्फ्लिक्ट हम कहें कि लंबा खिंचने के आसार नजर आ रहे, तो इसका असर सीधे बासमती चावल के एक्सपोर्ट के ऊपर पड़ेगा, एक्सपोर्ट रुक जाएगा। तो भारतीय बाजार में भी इससे बासमती चावल सस्ता होने की उम्मीद है। दामों में करीबन 10% से लेकर के 15% तक की कमी आ सकती है। और उसके बाद जो चाय है, चाय भी करीबन $40 मिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट करता है, तो वहां पर भी आपको असर देखने को मिल सकता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कितना लंबा ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर दोनों के बीच में खिंचता है, कहीं या कोई सीज फायर दोनों के बीच में होता है, नहीं तो निर्यातकों के लिए काफी परेशानी यहाँ पर खड़ी हो सकती है। शुक्रिया असीम में डिटेल्स बताने के लिए। और महंगाई के मोर्चे पर एक और राहत की खबर आई है। रिटेल महंगाई के बाद थोक महंगाई में भी गिरावट का दौर जारी है। थोक महंगाई दर 14 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। मई में थोक महंगाई दर 0.85% से घटकर 0.39% पर आ गई है। खाने पीने का सामान सस्ता हुआ है, जिसकी वजह से थोक महंगाई दर में कमी देखी गई है। मैन्युफैक्चरिंग थोक महंगाई भी 2.62% से घटकर 2.04% पर आ गई है। फ्यूल एंड पावर की थोक महंगाई -2.18% से घटकर -2.27% हो गई है। और दिल्ली सरकार ईवी ट्रांजिशन को लेकर राहत की तैयारी कर रही है। इसके लिए 2023 में आई कैब एग्रीगेटर पॉलिसी में बदलाव किया जा सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं रोहन सिंह से। रोहन, बताइए, ईवी पॉलिसी और कैब एग्रीगेटर पॉलिसी को लेकर दिल्ली सरकार की क्या तैयारियां हैं?
जी, दिल्ली सरकार कैब एग्रीगेटर और फ्लीट सर्विसेज की जो पॉलिसी है उसमें बदलाव करने जा रही है। 2023 में ये पॉलिसी आई थी, 2024 से लागू हुई थी और इसमें एक टाइमलाइन दिया गया है उन तमाम फ्लीट ओनर्स को जिनके पास 25 से ज़्यादा गाड़ियां हैं, चाहे वो ओला उबर जैसे कैब एग्रीगेटर्स हो या फिर जोमेटो स्विगी जैसे जो डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको अपनी फ्लीट में बदलाव करना था, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लानी थी और इसके लिए जो टाइमलाइन रखा गया है 2030 तक का, हर साल उसमें परसेंटेज वाइज इंक्रीज़ करना था। अब ये जो फ्लीट ओनर्स हैं इनकी काफ़ी समय से मांग थी कि जो टारगेट रखा गया है वो काफ़ी मुश्किल है, उसे रिलैक्स किया जाए। मसलन कि 2 साल में जो 2 व्हीलर या 3 व्हीलर है 50% तक ईवी होने का लक्ष्य रखा गया था। साथ ही अगर 4 व्हीलर्स की बात करें तो 3 साल में इसे पूरी तरह से ईवी करने का प्रस्ताव रखा गया था 50% तक का। अब 2030 तक का जो लक्ष्य है 100% तक का, सरकार उसे तो वैसा ही रखने वाली है, लेकिन जो हर साल का टारगेट है उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन दे सकती है क्योंकि बड़ी संख्या में रिप्रेजेंटेशन मिला है इन कंपनियों की तरफ से और कहा गया है कि बहुत सारे लोगों का रोजगार प्रभावित होगा। अभी भी दिल्ली में जो अधिकतर टैक्सीज़ हैं, कैब्स हैं या फिर जो ऑटोज़ हैं, ये सभी सीएनजी पर निर्भर हैं और तुरंत उनका इलेक्ट्रिफिकेशन संभव नहीं है। तो सरकार अब इस पूरी पॉलिसी में बदलाव कर सकती है। अगले कुछ दिनों में एक रिवाइज्ड पॉलिसी आ सकती है जिसमें पहले से ज़्यादा रिलैक्स्ड नियम होंगे, जो टाइमलाइन होगा उसको थोड़ा आसान बनाया जाएगा और साथ ही जो इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की बात है उसे भी एक फेज्ड मैनर में ही इंप्लीमेंट करने की बात इस नई पॉलिसी में, रिवाइज पॉलिसी में की जा सकती है। शुक्रिया रोहन आपका। और नवंबर के बाद आपको अपने आधार में किसी भी तरीके का अपडेट कराने के लिए आधार केंद्र जाने की जरूरत नहीं होगी। आप घर बैठे ही नए ऐप के जरिए सब कुछ अपडेट कर सकेंगे। कैसे होगा ये काम, बता रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा। अभी आपको अगर अपने आधार कार्ड में किसी भी तरह का अपडेट कराना है, चाहे वो नाम बदलना हो, आपका डेट ऑफ बर्थ बदलना हो, एड्रेस बदलना हो, मोबाइल नंबर बदलना हो, तो आपको इसके लिए आधार सेंटर जाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन नवंबर के बाद आपको आधार सेंटर जाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आधार अथॉरिटी है उसने एक नया ऐप उसकी लॉन्च की शुरुआत की है। इसको सभी डेटाबेस से जोड़ा जा रहा है। इसको अब आपके बर्थ सर्टिफिकेट से जोड़ा जाएगा, आपको इसके आपको पासपोर्ट से जोड़ा जाएगा, एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आपके बिजली के एड्रेस से जोड़ा जाएगा। तो एक बार ये सब पूरा नवंबर तक जुड़ जाएगा। अभी तक सिर्फ 2000 मशीनें ही इससे जुड़ सकी हैं, लेकिन उम्मीद है कि नवंबर तक पूरी 1 लाख मशीनें इससे जुड़ जाएंगी। उसके बाद आपको अपना आधार अपडेट कराने के लिए किसी भी तरह से सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे ही सिर्फ ओटीपी के जरिए पूरी प्रोसेस को अंजाम दे सकते हैं। सिर्फ महज 2 ही केसेस है जहां पर कि आपको अपना बायोमेट्रिक्स में बदलाव करना है या फिर आपको अपने आइरिस स्कैन जो होता है उसके अंदर किसी तरह का बदलाव करना है, तभी आपको आधार सेंटर जाने की जरूरत है। नहीं तो आप घर बैठे ही मोबाइल के जरिए, ऐप के जरिए आसानी से अपने आधार में किसी भी तरह का अपडेट करवा सकते हैं। चलिए रुक रहे इसके साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और देश के कई राज्यों में धुआंधार बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यातायात भी प्रभावित है। गुजरात के भावनगर में जोरदार बारिश हुई। भारी बारिश के बाद भावनगर में कई जगह पर पानी भर गया। महाराष्ट्र के भी कई जिलों में भारी बारिश हुई है। रत्नागिरी जिले के संगमेश्वर में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से जिले की कई नदियां खतरे के निशान पर को पार कर गई हैं। मुंबई, नवी मुंबई थाने में भी जोरदार बारिश हो रही है। एमपी, राजस्थान, बिहार समेत 16 राज्य आज भी भारी बारिश की अलर्ट है। इधर दिल्ली में भी कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस ने साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने इस सम्मान को करोड़ों भारतीयों का सम्मान बताया। रविवार को साइप्रस पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी और एयरपोर्ट प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत भी किया गया। इसके बाद दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच बैठक हुई। प्रधानमंत्री ने व्यापार जगत के लोगों के साथ राउंड टेबल में हिस्सा लिया और व्यापार, निवेश और रक्षा जैसे क्षेत्रों पर बातचीत की। अब मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए कनाडा रवाना हो जाएंगे। साइप्रस के साथ हम अपने संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के मजबूत आधार है। भारत और साइप्रस की मित्रता
न परिस्थितियों से बनी है और न ही सीमाओं से बंधी है। और भारत के G20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने 45 साल की सरकारी सेवा के बाद इस्तीफा दे दिया। उन्होंने लिंक्डइन पर एक लंबी पोस्ट लिखी। उन्होंने अपनी पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उन्हें भारत के विकास में योगदान का मौका मिला। अमिताभ कांत ने यह भी लिखा कि वो अब एक नई शुरुआत कर रहे हैं। कांत ने 2023 की G20 अध्यक्षता को यादगार बताया, जब नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन और अफ्रीकी संघ की G20 सदस्यता जैसे कदम उठे। नीति आयोग में उन्होंने आकाशीय जिला कार्यक्रम, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया। मेक इन इंडिया और इनक्रेडिबल इंडिया जैसे अभियानों से उन्होंने भारत की वैश्विक छवि निखारी। कांत अब स्टार्टअप्स और थिंक टैंक के साथ विकसित भारत के लिए काम करेंगे। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर और पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा का भी आभार जताया। अपनी इस पोस्ट में कांत ने अपने कुछ फोटो भी पब्लिश किए। और गृह मंत्रालय ने 2027 में होने वाली राष्ट्रीय जनगणना की अधिसूचना जारी कर दी है। ये जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शुरू होगा, जबकि दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से देश के बाकी हिस्सों में होगा। इस जनगणना में पहली बार जातीय जनगणना भी शामिल की जाएगी, जो 1951 के बाद पहली बार हो रही है। जनगणना प्रक्रिया में डिजिटल उपकरणों का उपयोग किया जाएगा और नागरिकों को अपनी जानकारी ऑनलाइन भरने का अवसर मिलेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।